जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में अपने कॉलेज से कुछ छात्र गए थे एग्जाम देने और कुछ छात्रों का यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिला। कुछ छात्रों ने बताया कि आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसी आधार पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ जो छात्रों ने बताया। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने नहीं याद कर रखा था, कुछ क्वेश्चन उनको जो याद था उन्होंने बताया जो नीवी क्वेश्चन बैंक का जो पीडीएफ है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। यदि आप भी आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं या आज की डेट में आपका एग्ज़ाम था तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न है, ये पूछा गया था जो कि फिगर से संबंधित ये प्रश्न है और ये जो फिगर है इसको देखकर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ये डीसी जनरेटर का एक पार्ट है, जो ऊपरी पार्ट है, जो इसके अंदर होता है वो नहीं पूछा जा रहा है, केवल जो ऊपरी भाग है उसका पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है योग फ्रेम, या किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो इसको बाहरी ढांचा भी बोला जाता है, कवच भी बोला जाता है। हालांकि इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है योग दिया गया और फ्रेम बोला गया है, तो ये आपका सही हो जाता है क्योंकि इसको योग भी बोला जाता है, फ्रेम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है। तो कंपाउंड जनरेटर में कौन सा जनरेटर होगा, जैसे कि लॉन्ग शंट कंपाउंड होगा, ये संचयी यौगिक कंपाउंड होगा, या विभेदक यौगिक कंपाउंड होगा, या लघु शंट यौगिक होगा। तो इसमें साथियों आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड होगा क्योंकि ये जो है शंट फील्ड के आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, तो ये लघु शंट यौगिक कंपाउंड होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है, मतलब कि पोल शू से क्या आप समझते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है एयर गैप को कम करें, बी ऑप्शन है क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, सी ऑप्शन है चुंबकीय हानियों को कम करें और डी ऑप्शन है एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो इसमें भी आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी। जितने भी छात्र यहाँ पे डी ऑप्शन सही करके आए हैं उनका बिल्कुल सही है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं, जो कि पोल शू का ये काम होता है डीसी जनरेटर में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे कारण होता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए और डी ऑप्शन दिया गया चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी सही हो जाता है क्योंकि ये बिल्कुल आपका सही है, चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए पोल शू का उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा और जितने भी छात्र यहाँ पे डी ऑप्शन सही मारे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। देखिए, डीसी जनरेटर में एक प्रभाव देखने को मिलता है, जो चुंबकीय जो शक्ति होती है वो खो जाती है। मतलब यहाँ पे कहने का है कि डीसी जनरेटर में जो प्रभाव देखने को मिलता है अगर लंबे समय तक बंद रखे, डीसी जनरेटर आपके पास है और उसे आप लंबे समय तक उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें प्रभाव देखने को मिलता है, लॉस होता है, जो मैग्नेटिज्म होता है वो लॉस होता है, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व जो उसका होता है खो जाता है। मैंने यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जितने भी डी ऑप्शन छात्र मारे होंगे उनका बिल्कुल सही है, रेजिडुअल जो मैग्नीशियम होता है वो खो देता है, मतलब कि अपना जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है खो देता है। हालांकि इसको दोबारा लाने के लिए भी प्रक्रिया होती है, जो अलग चीज़ है उसमें अलग चीज़ होता है। इसको लंबे समय तक यहाँ पे यदि आप उपयोग नहीं कर रहे हैं डीसी जनरेटर का, तो जब इसका
अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है तो उसको वापस लाने की अलग प्रक्रिया होती है। हालांकि उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन दोबारा जो है डीसी जनरेटर काम करने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि वो जो चीज़ यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, केवल ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वो डीसी जनरेटर खो देता है। क्लियर है? आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी मोटर की गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी मोटर की गति की यदि गणना करने की बात करें तो इसका साथियों सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है N बराबर ईबी अपान फाई होता है। ठीक है, ये आपका गति हो गया। ईबी आपका जो हो गया बैक ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, उसको यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है ईबी से, बैक ईएमएफ को, और यहाँ पे फाई आपका फ्लक्स हो गया। तो ये आपका होता है N बराबर ईबी अपान फाई। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ए ऑप्शन मार कर आए हैं उनका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। ईएमएफ मतलब क्या होता है? ईएमएफ, इसका मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका साथियों सूत्र होता है ईबी बराबर, इसका सूत्र होता है ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60A, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सी ऑप्शन में। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले फाई रहेगा, उसके बाद जेड एन, और यहाँ पे लास्ट में पी रहेगा, और पूरे के बटे यहाँ पे 60A रहेगा। तो ये आपका हो जाता है ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60A, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। हालांकि जरूरत पड़ती है, लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है इसको लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता की यदि बात करें साथियों, तो जो आर्मेचर करंट होता है उसको एक तरह से यहाँ पे सीमित करने के लिए किया जाता है, लिमिट में रखने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया भी गया है कि आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र यहाँ पे डी ऑप्शन मारे उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था AC3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो तुल्यकालिक ज्ञात करने का सूत्र होता है यहाँ पर 120 F अपान P, 120 F अपान P होता है। और ऑप्शन में मैच कौन सा कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया तुल्यकालिक गति बराबर 120 F अपान P, ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इससे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अलग वीडियो में कई सवाल भी आपको कराकर बताए। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट चेक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो आपको सामने देखने को मिल रहा है ये फिगर, और इसी फिगर में यहाँ पे एक यहाँ पे चिन्ह बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं बैरिंग पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बैरिंग ही जैसा है, लेकिन इसको किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है, कुछ यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें उपयोग किया जाता है आंतरिक ग्राउलर का। जी हाँ, जिसको हम यहाँ पे इंटरनल ग्राउलर के नाम से जानते हैं। एक एक्सटर्नल ग्राउलर भी होता है, लेकिन उसका अलग काम होता है। आगे शायद आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, या हो सकता है अगले परीक्षा में पूछा जाए, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन केवल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है। नो लोड की बात किया जा रहा है, वो भी 3 कला इंडक्शन मोटर में। तो इसमें आपका होता है लौह हानि, जिसको हम इंग्लिश में आयरन लॉस के नाम से जानते हैं। ये जो हानि होती है निर्धारित की जाती है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है
वाइंडिंग का नाम क्या है? ये जो आपके सामने स्क्रीन पर एक वाइंडिंग देखने को मिल रही है, इसी को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि ये वाइंडिंग है, कन्फर्म है, लेकिन कौन सी वाइंडिंग है? तो इसको यहाँ पे इसकी वाइंडिंग बोला जाता है और इंग्लिश में यहाँ पे तिरछी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसकी वाइंडिंग और यहाँ पे हिंदी में तिरछी वाइंडिंग। नोट कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा गया था यहाँ पे एसी सिंगल फेज मोटर की किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? मतलब कि एसी सिंगल फेज जो मोटर होता है उसे किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? जहां पहला ऑप्शन दिया गया स्टेपर मोटर, बी ऑप्शन है प्रतिकर्षण मोटर, और सी ऑप्शन दिया गया आच्छादित पोल मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया अस्थायी संधारित्र मोटर। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, जिसको हम रिपल्सन मोटर इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में प्रतिकर्षण मोटर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया था कि सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? जैसे जेट पंप में, या भोजन मिक्सर में, या टेली प्रिंटर में, या कंप्रेसर में। तो इसका उपयोग होता है भोजन मिक्सर में। जी हाँ, यहाँ पे फूड मिक्सर जो दिया गया आपका बी ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है? यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग की पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग्स का क्या कार्य होता है, वो भी तुल्यकालिक मोटर में। तो तुल्यकालिक मोटर में साथियों इसका जो काम होता है, एक तरह से जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसको यहाँ पे स्टार्ट करने का काम होता है, शुरू करने का काम होता है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हैं। जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया है, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, मतलब कि सिंक्रोनस मोटर शुरू करने में। आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है? तो इसके पीछे कारण होता है। कारण की बात करें तो इसमें क्या होता है, बहुत ही कम यहाँ पे शक्ति होती है, मतलब कि इसमें जो है बहुत ही कम ऊर्जा की जरूरत होती है। ये कम जो है लाइन पर भी अच्छी तरह से प्रकाश डालती है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ज़्यादातर यहाँ पे रखा जाता है। बहुत ही कम शक्ति वाली युक्ति है एलईडी। एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? ये जो आपके सामने देखने को मिल रहा है ये अल्टरनेटर का एक यहाँ पर प्रकार है, पार्ट है इसका। अब ये किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों बोला जाता है ब्रश रहित अल्टरनेटर, मतलब ब्रशेज अल्टरनेटर के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों इसमें जो सूत्र इस्तेमाल किया जाता है वो होता है, इस पर कई बार आपने सवाल भी लगाया होगा, E बराबर 4.445 FT। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको इसलिए मैं इजी कर रहा हूँ क्योंकि कई बार आपने इस पर सवाल भी लगाए होंगे। अगला प्रश्न था रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिजाइन का चित्रण किया गया? हालांकि ये रोटरी स्विच ही है, लेकिन किस प्रकार की ये रोटरी स्विच है, इसको लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसको बोला जाता है सिक्के का स्लॉट, क्योंकि आगे जो इसका होता है गोल होता है, सिक्के की तरह होता है। तो एक तरह से इसको जो नाम रखा गया है सिक्के के स्लॉट के अनुसार। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा गया था स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? तो इसमें यहाँ पर देखिए स्टार और यहाँ पे डेल्टा आपको दोनों तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इसे देखकर आप एक चीज कह सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर है। यहाँ पे आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था आपका। ऐसे ही क्वेश्चन जो भी यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, डेली आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।